मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए थे उसके भाग 1 का वीडियो में 14 प्रयास के 14 सार्थक प्रयास जो थे, 14 कारण आपके समक्ष चर्चा हो चुका है। 15वें कारण की चर्चा हो रही थी तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तकनीकी खराबी के कारण 15वां कारण वीडियो अधूरा रह गया था। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कि 15वां कारण सन 1960 में निशस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए जिनेवा में 15 मार्च को 10 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इस बार एक साथ 2 सम्मेलन हो रहे थे, एक 10 राष्ट्रों का सम्मेलन, दूसरा आणविक क्लब एटम क्लब में 3 सदस्यों के आणविक परीक्षणों पर निषेध करने के संबंध में वार्ता। लेकिन इन दोनों सम्मेलनों में कोई प्रगति नहीं हो सकी। निशस्त्रीकरण और नियंत्रण पर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाना अवश्यंभावी था। 16वां कारण दिसंबर 1961 में महासभा ने निशस्त्रीकरण आयोग के विस्तार पर 8 गुट निरपेक्ष देशी बर्मा, ब्राजील, इथोपिया, भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात गणराज्य इसमें शामिल था। इस प्रकार 10 राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण आयोग अब 18 राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण आयोग बन गया। पर फ्रांस ने शुरू से ही इस पुनर्गठित आयोग का इस आधार पर बहिष्कार कर दिया था कि 18 राष्ट्रों वाला इतना बड़ा आयोग निशस्त्रीकरण की समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रयास का 17वां कारण 1963 की आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ। 25 जुलाई 1963 को इन तीनों देशों ने एक समिति अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाह्य अवकाश, समुद्र तथा वायुमंडल में अणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, चीन इसका विरोधी था और भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था। तो इस तरीके से आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि का स्वागत करते हुए इससे अस्थायी शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया मार्ग और अरुणोदय और मेल मिलाप की प्रतिज्ञा और एक अधिक सौम्य भविष्य की आशा कहा गया। परंतु इस संधि से परमाणु परीक्षणों से संबंधित सब समस्याएं, विशेष रूप से परमाणु अस्त्रों को लक्ष्यों पर पहुंचने के साधनों, प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपास्त्रों में त्रुटिहीन बनाने और रूढ़ हथियारों से संबंधित सब समस्याओं को हल नहीं निकाला जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास का 18वां कारण था 27 मार्च 1965 को जिनेवा में निशस्त्रीकरण आयोग की बैठक बुलाई गई। इस सम्मेलन में अपने कार्यों की जो उसने अब तक किए थे रिपोर्ट पेश की। दोनों गुटों की ओर से ऐसे भाषण हुए जिसमें सम्मेलन के भाग्य का पहले ही फैसला कर दिया। अणु हथियारों के नियंत्रण के तरीकों के संबंध में दोनों पक्षों में स्पष्ट मतभेद था। 19वां कारण था बाह्य आकाश संधि 1966। बाह्य आकाश संधि आउटर स्पेस ट्रीटी भी शांति की दिशा में एक रचनात्मक संधि है। इस संधि द्वारा अमेरिका, सोवियत रूस तथा ब्रिटेन ने बाह्य आकाश में न्यूक्लियर शस्त्रों का भेजा जाना निषिद्ध मान लिया। 20वां कारण है अणु अपसार संधि 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के अपसार और निर्माण पर नियंत्रण न्यूक्लियर नॉन प्रोफेलिरेशन ट्रीटी
के प्रस्ताव पास किया। संघ ने 112 सदस्यों में से 110 ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। अल्बानिया ने प्रस्ताव का विरोध किया और क्यूबा तटस्थ रहा। इस संधि की मुख्य धाराएं जो थी वो इस प्रकार थी। पहला था परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों के परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। दूसरा इसमें था परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे। तीसरा था परमाणु अस्त्र विहीन राज्य परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। चौथा था परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोट पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। पांचवा था ऐसे देश जिसमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है वे परमाणु शक्ति के विकास में असैनिक कार्य के लिए करेंगे। इस तरीके से 21वां कारण था न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि। 11 फरवरी 1971 को सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा सोवियत राज्य अमेरिका ने न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि पर मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए और उसी दिन 64 अन्य देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य की महासभा ने इसे 7 दिसंबर 1970 को स्वीकृत किया था। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश के प्रादेशिक समुद्र के 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्र तल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लियर अस्त्र और भयानक विनाश के अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बिछाए जाएंगे। 22वां कारण था सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं और उपलब्धि साल्ट टाल्क। नवंबर 1969 में सामरिक शस्त्रों को सीमित करने के मसले पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में वार्ता शुरू हुई। हेलसिंकी वार्ता के साथ साथ वियना में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक सशस्त्र परिसीमन वार्ता भी शुरू हुई। 22 मई 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जब मॉस्को गए तो वहां सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते किए गए जिनका संबंध विभिन्न स्तर पर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों पर रोक लगाने से था। इस संबंध के पक्ष में यह कहा गया कि इसमें शस्त्रों की होड़ में कमी आएगी और परमाणु युद्ध को रोकने में सहायता मिलेगी। वास्तव में इन समझौते के पीछे सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का यह स्वार्थ निहित था कि इनकी आपसी शस्त्र होड़ पर होने वाले निरर्थक व्यय को रोका जाए। इस तरीके से 23वां कारण था साल्ट समझौता। साल्ट समझौता 2 जिसको कहा गया। साल्ट समझौता 2 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ में साल्ट 2 के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद इस संधि का दोनों देशों की संसदों द्वारा अनुमोदन होना था। अमेरिकी संसद इस पर विचार कर रही थी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो गया। राष्ट्रपति कार्टर ने इस हस्तक्षेप के विरोध में साल्ट 2 के अनुमोदन को स्थगित करा दिया और इस प्रकार एक गतिरोध की स्थिति आ गई। 24वां कारण था मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि। 8 दिसंबर 1987 राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने 8 दिसंबर 1987 को ऐतिहासिक मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि INF संधि पर हस्ताक्षर किया। संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र नष्ट करने से सहमत हो गए। इस संधि में कुल मिलाकर के 1139 परमाणु हथियार नष्ट किए जाने हैं। इन हथियारों की मारक क्षमता 50 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर है। 25वां कारण है वर्षा और नाटो के ऐतिहासिक संधि 19 नवंबर 1990। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में वर्षा और नाटो संधि देशों के 34 शासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि में दोनों गुटों के लिए सैनिकों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, लेकिन परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या प्रत्येक के लिए इस प्रकार नियत की गई कि टैंक 20,000, आर्म्स पर्सनल कैरियर्स 30,000,
आर्टिलरी पीसेज 20,000, लड़ाकू विमान 6,800, लड़ाकू हेलीकॉप्टर 2,000। इस तरीके से 26वां कारण था सामरिक हथियारों में कटौती और ऐतिहासिक स्टार्ट प्रथम संधि। 31 जुलाई 1991 को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों की कटौती पर ऐतिहासिक स्टार्ट फर्स्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों महाशक्तियां अपने परमाणु शस्त्रों की स्वेच्छा से 30% कटौती करने को सहमत हो गई। यह संधि पहला बड़ा औपचारिक समझौता है जिसके माध्यम से सर्वाधिक खतरनाक और विनाशकारी शस्त्रों में इतनी कटौती के लिए स्वेच्छा से सहमति हुई। 27वां कारण है अमेरिका द्वारा सामरिक हथियारों में भारी कटौती की घोषणा। 28 सितंबर 1991 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने घोषणा की कि अमेरिका अपने सामरिक परमाणु हथियारों में एक तरफा भारी कटौती करेगा। राष्ट्रपति के अनुसार उन्होंने स्वेच्छा से यह फैसला किया कि ताकि विश्व के परमाणु युग में इतनी बेहतर स्थिति प्रदान की जाए जितनी पहले कभी नहीं थी। अगला कारण 28वां था सोवियत संघ द्वारा परमाणु शस्त्रों में कमी करने पर सहमति। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने सितंबर 1991 की कम दूरी के प्रश्न नष्ट करने की घोषणा की। इसी के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने भी अपने देश के परमाणु हथियारों में भी कमी करने की घोषणा की। गोर्बाचोव ने कहा कि सोवियत संघ 1 वर्ष के लिए परमाणु परीक्षण भी बंद करेगा। 29वां कारण था मॉस्को में ऐतिहासिक स्टार्ट टू संधि पर हस्ताक्षर। 3 जनवरी 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन ने भव्य क्रेमलिन पैलेस मॉस्को में ऐतिहासिक संधि स्टार्ट टू पर हस्ताक्षर किया। स्टार्ट टू परमाणु हथियारों में कटौती संबंधी पहली संधि का अगला चरण है। इस पर जुलाई 1991 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने हस्ताक्षर किए। स्टार्ट टू, जिसे एल्सिन ने शताब्दी की संधि कहा है, के उद्देश्य दोनों देशों के परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करना था, यानी वर्तमान में लगभग 20,000 को कम करके 6500 रखना है। और इसी प्रकार रासायनिक हथियार निषेध 13 जनवरी 1993 को रासायनिक हथियारों के विकास और उसके निर्माण, भंडारण और उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित संधि 29 अप्रैल 1997 को लागू हो गई। इस संबंध में 13 अप्रैल 1993 को पेरिस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें 160 देशों की सहमति थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए कम से कम 65 देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी था। 65 देशों के अनुमोदन के बाद इस संधि की कानूनी रूप लेने की अवधि 180 दिन थी। इस हिसाब से यह 29 अप्रैल 1997 को प्रभावी हो गई। 31वां कारण था व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी। सीटीबीटी अर्थात व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है, जिसका 1993 में भारत और अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। लेकिन 1995 में उसने यह कहते हुए इस संधि और सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। तो इस तरीके से निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए प्रयास की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हुए अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।